अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक इंट्रोडक्शन लेते हैं और समझते हैं कि आखिर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो कैसे होते हैं, किस तरह से उसको हम अपने क्वेश्चंस में एज अ हेजिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। ये याद रहे कि ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की एक बिल्कुल बेसिक सी वीडियो है। इसमें बहुत सारी कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं जो कि वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस कर रहे होंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। यहाँ पर कुछ मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। पहली चीज़ है राइट टू कन्वर्ट एट अ फिक्स्ड रेट ऑन अ फ्यूचर डेट। यानी कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में क्या होता है कि आपको एक राइट मिल जाता है कि आप किसी एक फ्यूचर की डेट पर फ्यूचर की डेट पर एक फिक्स्ड रेट पर किसी पर्टिकुलर करेंसी को एक्सचेंज कर सकोगे। मिसाल के तौर पे लेट से आज 1 जून है और मैं एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लूं कि 30 सितंबर वाले दिन मैं $10,000 XYZ रेट पर कन्वर्ट करूंगा। तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की ही तरह हो गया। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में भी हम आज एक रेट लॉक कर देते थे जो कि फ्यूचर में अप्लाई होता था, बाद की किसी डेट पर अप्लाई होता था। पहली ये जो चीज़ है ये फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में सेम है। सेकेंड बात लिखता है जनरली द फोर फिक्स डेट्स आर मार्च एंड, जून एंड, सितंबर एंड एंड दिसंबर एंड। अब ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो बात ये है कि जब हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें कुछ डेट्स डिसाइडेड होती हैं, जिस तरह से मार्च के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, जून के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, दिसंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स। इसका मतलब ये है कि मार्च का जब आखिरी दिन होगा, मार्च का एंड होगा, तो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना है। मिसाल के तौर पर अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है फ्यूचर क्या, और वो मार्च फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है कि मार्च के एंड में मैं जो है वो $10,000 ₹300 के रेट पर खरीदूंगा। तो अब अगर मार्च की आखिरी दिन आ गई है, मार्च का लास्ट डेट है, तो आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को सेटल करना होगा। यानी कि आपने जो कमिटमेंट करी है उस कमिटमेंट को आपने ओबे करना होगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ट्रेडेड ऑन एक्सचेंज, ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। यानी कि किसी भी चीज की तरह आप इसको खरीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसका एलिमेंट है। और दूसरी बात ये कि स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा नहीं होता था। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में मैं बैंक जाता था और बैंक को बोल देता था कि भाई मुझे एक्स डेट को $35,000 को PKR में कन्वर्ट करना होगा, और एक रेट तय हो जाता था। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट स्टैंडर्डाइज्ड होंगे। स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट से मतलब ये है कि लेट से कि एक्सचेंज में, क्योंकि ये ट्रेड होना, तो लेट से कॉन्ट्रैक्ट साइज दिया हुआ है $5,000। यानी कि या तो आप एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकते हो $5,000 का, या फिर दो कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे पांच पांच हजार डॉलर्स वाले, या फिर तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे पांच पांच और $5,000 वाले। यानी कि यहां पर मैं कहना ये चाह रहा हूं कि लेट से अगर फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी को आज से 3 महीने बाद $13,000 की जरूरत है, $13,000 की जरूरत है, तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए या तो वो $10,000 की हेजिंग करवा सकेगी, या $10,000 के दो कॉन्ट्रैक्ट पांच पांच हजार के ले ले, या फिर वो तीन कॉन्ट्रैक्ट्स ले $15,000 के। यानी कि $13,000 की अगर ट्रांजेक्शन होनी है, तो ऐसा नहीं है कि मैं एक्सचेंज जाकर बोलूं मुझे $13,000 के कॉन्ट्रैक्ट चाहिए। एक्सचेंज में मुझे ये कहा जाएगा कि एक कॉन्ट्रैक्ट का साइज है $5,000, अब या तो आप 5 या 10 या 15 या $20,000 की हेजिंग करवा सकते हैं। अगर $13,000 की हेजिंग करवानी है तो आपके पास दो ऑप्शन हैं, या तो आप $10,000 की हेजिंग करवाएं और $3,000 एक्सपोज टू रिस्क रखें, या फिर आप $15,000 की हेजिंग करवाएं यानी कि ओवर हेजिंग करवा लें। अब इस केस को कैसे डील किया जाएगा वो हम डिस्कस जरूर करेंगे, लेकिन दिमाग में आपने ये रखना है कि ऐसा हो सकता है कि आपने जो पेमेंट करनी है बाद में, या जो पैसे रिसीव करने हैं, उसकी अमाउंट डिफरेंट हो। मिसाल के तौर पे 13,000 हो,
और कॉन्ट्रैक्ट्स 5,000 की लिमिट में हो, मिसाल के तौर पर आप 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 इस तरह से हेजिंग करवा सकते हैं। तो अब ये जो 3,000 रुपये हेज नहीं करवा सकूंगा, इसको कैसे देखना होगा, ये एक पॉइंट है जो हमें याद रखना है। दूसरा, एक्सचेंज ट्रेडेड। अब ये एक बड़ी मजे की बात है कि जिस तरह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज है जिस पर आप शेयर्स खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, जिस तरह से कोई और एक्सचेंज है, इसी तरह से फ्यूचर्स की एक्सचेंज होगी। फ्यूचर्स जो है उसको खरीदा भी जा सकता है, उसको बेचा भी जा सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीदा भी जा सकता है और बेचा भी जा सकता है। छोटी सी एक यहाँ पर एग्जांपल लेता हूँ। लेट्स से आज का दिन है 1 जून। गौर से सुनिएगा, आज का दिन है 1 जून 2025। आज का दिन क्या है? आज का दिन है 1 जून 2025 का दिन। ठीक है। आज आप फ्यूचर के एक्सचेंज गए और लेट से एक्सचेंज में एक कॉन्ट्रैक्ट जो था ना वो $5,000 का था। ठीक है। और आपने जो है ना एक्सचेंज में एक कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, एक कॉन्ट्रैक्ट में आप एंटर हो गए और आपने कॉन्ट्रैक्ट क्या किया? आपने कॉन्ट्रैक्ट ये कर लिया कि लेट से ये हमारे सितंबर के कॉन्ट्रैक्ट्स थे, सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थे, तो आपने एक सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया। आपने एक सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट बाय कर लिया और वो था PKR 320 पर डॉलर। ठीक है, गौर से सुनिएगा। 1 जून वाले दिन, 1 जून वाले दिन मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदा। एक कॉन्ट्रैक्ट कितने डॉलर्स का है? $5,000 का। और मैंने कॉन्ट्रैक्ट जो खरीदा वो है सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि ये 30 जून वाले दिन सेटल होगा। सॉरी, 30 सितंबर वाले दिन सेटल होगा। सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से तो सितंबर एंड में सेटल होगा। और इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मुझे $1 320 का मिलेगा। ठीक है ना, मैंने बाई कर लिया एक कॉन्ट्रैक्ट। आप समझते हैं इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू है 320 पर डॉलर। अब आज का दिन कौन सा है? 1 जून। अच्छा, 1 जून को मैंने कोई भी PKR पे नहीं की है। ऐसा नहीं है कि मैंने 5,000 इंटू 320 इतने PKR पे करे और डॉलर्स खरीद लिए। नहीं 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 नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। बस सिर्फ और सिर्फ ये एक आप समझ लें कि कॉन्ट्रैक्ट था। और ये एक कॉन्ट्रैक्ट था, एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने परचेज किया, $5,000 का परचेज किया। 320 उसकी PKR वैल्यू है, PKR पर डॉलर वैल्यू 320 है, और ये मैंने परचेज कर लिया। ठीक है। और ये सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है। सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये है कि 30 सितंबर वाले दिन ये सेटल होगा। और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने क्या कर लिया है? ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने बाय कर लिया है। अच्छा, याद रखिएगा कि स्पॉट रेट डिफरेंट हो सकता है। स्पॉट रेट, लेट से इस दिन का जो स्पॉट रेट था ना वो था PKR, हम एज्यूम कर लेते 300 पर डॉलर। सर स्पॉट का क्या मतलब है? स्पॉट का मतलब यह है कि अगर 1 जून वाले दिन, अगर पहली जून वाले दिन अगर 1 जून वाले दिन मैं $1 खरीदने जाऊं तो एक्सचेंज डीलर मुझे $1 300 का देगा। स्पॉट रेट का मतलब होता है वो रेट जो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर प्रिवेल कर रहा है, चल रहा है। तो स्पॉट का रेट PKR 300 पर डॉलर वन का मतलब ये है कि अगर मैं डीलर के पास जाऊंगा और डीलर को बोलूंगा कि मुझे $1 चाहिए, तो डीलर $1 मुझे 300 में दे देगा। लेकिन 1 जून का एक सितंबर के फ्यूचर्स का रेट भी होगा। वो सितंबर फ्यूचर्स का रेट का मतलब ये है कि ये 320 वाला रेट आज अप्लाई नहीं होगा। ये अगर 30 सितंबर को सेटलमेंट होती है तो ये रेट अप्लाई होगा कि $1 मुझे 320 का मिलेगा। ठीक है जी। मैंने अभी 1 सितंबर का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है, बाय कर लिया। ठीक है। अच्छा, अब लेट से थोड़ा टाइम गुजरा, आज 1 जून है, लेट से 45 डेज गुजर गए और 15 जुलाई वाला दिन आ गया। 15 जुलाई 2025 वाला दिन आ गया। ठीक है। अब 15 जुलाई 2025 वाले दिन जो स्पॉट रेट चल रहा है, गौर से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि 15 जुलाई वाला दिन आ गया, 45 डेज गुजर गए,
15 जुलाई 2025 वाले दिन का जो स्पॉट रेट डॉलर का चल रहा है वो चल रहा है फॉर एग्जांपल PKR 310 पर डॉलर 1। इसका मतलब ड्यूरिंग दीज 45 डेज PKR डी वैल्यू हुआ। पहले $1 में 300 PKR होते थे, या 300 PKR देकर मैं $1 खरीद सकता था। 15 जुलाई वाले दिन 15 जुलाई वाले दिन $1 खरीदने के लिए 310 PKR देने पड़ रहे हैं। यानी कि लोकल करेंसी, या अगर मैं पाकिस्तान में हूं तो PKR डी वैल्यू है। ठीक है। देखिए, स्पॉट के रेट डेली बेसिस पर चेंज होते रहता है ना। स्पॉट रेट यानी कि किसी करेंसी का स्पॉट रेट का मतलब यह है कि अभी मैं डीलर के पास जाकर ये करेंसी खरीदूंगा तो किस रेट पर एक्सचेंज होगी। तो 15 जुलाई वाले दिन स्पॉट रेट चेंज हो गया। ड्यूरिंग दीज 45 डेज 300 से 310 पर चला गया। बहुत सारी उसकी रीजंस हो सकती हैं। अब जब स्पॉट रेट चेंज होता है ना, तो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब डॉलर और स्ट्रेंथन हो रहा है या PKR मजीद कमजोर हो रहा है। तो जो मार्केट, जो एक्सचेंज की, जो फ्यूचर्स की एक्सचेंज की मार्केट होगी, उसमें जो सितंबर का फ्यूचर होगा ना, उसकी वैल्यू भी चेंज हो गई होगी। मे बी अब वो शायद होगा PKR 325 पर डॉलर। ठीक है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही स्पॉट रेट चेंज हुआ, स्पॉट रेट ये शो कर रहा था कि डॉलर जो है वो ज्यादा महंगा होने लगा है। तो वही चीज फ्यूचर ने भी रिफ्लेक्ट करी। पहले सितंबर के फ्यूचर्स 320 PKR पर डॉलर 1 के थे। यानी कि सितंबर के एंड में अगर मैं डीलर के पास जाऊं तो $1 मुझे 320 में मिल रहा था। इसका एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन होने को आया हुआ था। अब वही कॉन्ट्रैक्ट 325 PKR पर डॉलर 1 का हो गया। तो एक चीज जो आपने याद रखनी है ना, कि ये जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, ये एक ट्रेडेबल चीज है। खरीदने और बेचने वाली चीजें, ये एक प्रोडक्ट है जो कि फ्यूचर एक्सचेंज पर मिल रही होती है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, ये इसकी जो प्राइस होती है ना, वो भी फ्लक्चुएट होती रहती है, वो भी चेंज होती रहती है। ठीक है। तो मैं ऐसा कर सकता था कि मैं सितंबर तक ना रुकूं। मैंने यहां पर एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था। ठीक है। और मैं यहां पर उस फ्यूचर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को बेच दूं। मैंने पहले खरीदा था, खरीदने के हिसाब से मुझे $1 320 PKR का मिल रहा था। अब उसकी वैल्यू जो है वो $1 325 PKR हो गई है, तो मैं इसको बेच दूं। ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल। ये जैसे ही हम थोड़ी सी एग्जांपल करेंगे तो ये बात आपको बेहतर तरीके से समझ में आ रही होगी। अब देखिए, यहां पर एक और चीज है, दे कैन बी ट्रेडेड टू मेक गेन। जनरली फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ना वो सेटल नहीं होते। जनरली ऐसा नहीं होता कि कोई फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद कर रखे और 30 सितंबर या 31 दिसंबर या 31 मार्च या 30 जून का इंतजार करे और उस दिन उसको सेटल करे। जनरली होता यह है कि उसकी सेटलमेंट से पहले ही वो या तो पहले खरीद कर और बाद में बेच दिए जाते हैं, या पहले बेचकर बाद में खरीद लिए जाते हैं। ठीक है। और उस पर गेन रियलाइज हो जाता है। करेंसी फ्यूचर प्राइसेस गो अप एंड डाउन लाइक स्पॉट रेट। ठीक है। अच्छा, ये याद रखिएगा कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की प्राइस और स्पॉट रेट वो सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं। यानी कि अगर स्पॉट रेट इंक्रीज हो रहा है तो फ्यूचर्स की प्राइस भी इंक्रीज हो रही होगी, अगर स्पॉट रेट डिक्रीज हो रहा है तो फ्यूचर की प्राइसेस भी डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है। तो ये थोड़े से इस तरह के पॉइंट्स है जो आहिस्ता आहिस्ता आपके दिमाग में एब्जॉर्ब होंगे। बट आप ये याद रखें कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेबल। वो स्पेसिफिक साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, वो ट्रेडेबल होते हैं मार्केट में। उसको आप खरीद कर और बाद में बेच सकते हो। आपको गेन हो सकता है, लॉस भी हो सकता है अगर ऑपोजिट मूवमेंट हुई तो। स्पॉट रेट का मतलब और फ्यूचर्स प्राइस का मतलब बिल्कुल अलग है। स्पॉट का मतलब ऑन दैट पॉइंट ऑफ टाइम एक फॉरेन करेंसी का यूनिट कितने का होगा, या एक्सचेंज कितने में हो सकता है लोकल और फॉरेन करेंसी का। अच्छा, अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैं आपके साथ जो है वो डिस्कस करना चाहूंगा। गौर से इस एग्जाम्पल को देखिएगा। देखिए, इसमें लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है डेटा पहले देखते हैं। टुडे 1 जून 2025। आज हम जहां खड़े हैं ना, आज 1 जून 2025 का दिन है। आज 1 जून
2025 का दिन है। आज 1 जून 2025 है। सितंबर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइज $10,000। सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स दस्तयाब है फ्यूचर एक्सचेंज पर। एक कॉन्ट्रैक्ट $10,000 का है। अवेलेबल एट PKR 250 पर डॉलर, और इसकी जो वैल्यू है वो 250 PKR पर $1 है। स्पॉट रेट PKR 240 पर डॉलर। स्पॉट रेट का क्या मतलब है? स्पॉट रेट का ये मतलब है कि अगर मैं 1 जून 2025 वाले दिन डीलर के पास जाता हूं और $1 खरीदता हूं तो मुझे वो 240 का मिलेगा। और ये 250 पर डॉलर सितंबर फ्यूचर्स का मतलब ये है कि अगर मैं चाहूं तो मैं डीलर के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूं कि मैं तुम्हारे पास सितंबर में आऊंगा और $1 तुम 250 रुपीज के हिसाब से मुझे बेचोगे। ऑन 30 सितंबर 2025, 30 सितंबर 2025 की फिर वैल्यूज दी हुई हैं। 30 सितंबर 2025 कौन सा दिन आ गया? 30 सितंबर 2025 वो वाला दिन आ गया जिस दिन सितंबर के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स जो है, जिस दिन सितंबर के जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो क्लोज आउट होने होते हैं। क्लोज आउट होने का मतलब ये है कि अगर आपने वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज करा हुआ था, तो आपने अगर लेट से 1 जून को वो कॉन्ट्रैक्ट परचेज करा हुआ था कि मैं डॉलर खरीदूंगा, तो सितंबर 30 आ गई। अगर आपने उसको बीच में कहीं बेचा नहीं है तो अब आपने वाकई में डॉलर खरीदना है। इस दिन सितंबर की फ्यूचर प्राइसेस हैं $290 पर डॉलर, और स्पॉट रेट भी 290 पर डॉलर है। पेमेंट करनी थी आपको $20,000 की ऑन 30 सितंबर। ठीक है। अच्छा, अब जरा इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझते हैं। देखिए आज का दिन क्या है? आज का दिन है 1 जून 2025। ठीक है। मुझे पेमेंट आज नहीं करनी थी। मुझे पेमेंट कब करनी थी? मुझे पेमेंट करनी थी 30 सितंबर 2025 वाले दिन। और इस दिन कितनी पेमेंट करनी थी? इस दिन मुझे $20,000 की पेमेंट करनी थी। ठीक है। आज 1 जून 2025 है। मुझे 30 सितंबर 2025 को पेमेंट करनी थी, $20,000 की पेमेंट करनी थी। ये सारी बातें हमें समझ में आ गई। अब पेमेंट के केस में मसला क्या होता है? अगर मुझे एक फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है तो कर देंगे, नहीं मसला है ना। मसला ये है कि हमें हर वक्त ये फिक्र लगी रहेगी कि कहीं डॉलर महंगा ना हो जाए, कहीं डॉलर हम खरीदने जाएं और वो महंगा ना हो जाए। देखिए आज मैं कहाँ खड़ा हूँ? आज मैं 1 जून वाले दिन खड़ा हूँ। आज मुझे $1 कितने का मिल रहा है? 240 पर डॉलर, ये रेट चल रहा है। पेमेंट के केस में मुझे डर किस बात का होता है? पेमेंट के केस में मुझे डर इस बात का होता है कि डॉलर एक्सपेंसिव ना हो जाए, डॉलर एक्सपेंसिव ना हो जाए। ठीक है, इसीलिए मैं हेजिंग करता हूं। अच्छा, हेजिंग किस दिन करी जाती है? हेजिंग 1 जून को। अच्छा सर, अगर नो हेजिंग, अगर आप यूं एज्यूम कर लें कि आप हेजिंग नहीं करते, आप कोई भी हेज इंस्ट्रूमेंट नहीं लेते, आप फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, मनी मार्केट हेज कुछ नहीं करते, किसी किस्म की कोई भी हेजिंग नहीं करते, तो क्या होता? तो ये होता, देखिए अगर फर्स्ट जून वाले दिन कन्वर्जन होती या रेट चेंज नहीं हो रहे, तो फिर तो मुझे कितने डॉलर्स की पेमेंट करनी थी? $20,000 की। $1 240 का, यानी कि ये 4.8 मिलियन PKR बनते हैं। ठीक है, 20,000 इंटू 240, 4.8 मिलियन। अच्छा, अब जरा गौर से सुनिएगा। देखिए अगर मैं कोई हेजिंग नहीं करता, अगर मैं किसी हेजिंग टूल का इस्तेमाल नहीं करता, तो मैं 1 जून को तो डॉलर्स नहीं खरीदता ना। हाँ, 1 जून को $1 240 का मौजूद है। अलबत्ता अगर मैं खरीद लेता हूँ तो इतने ज्यादा पैसे मुझे ब्लॉक करने पड़ते, बुक करने पड़ते, इतने ज्यादा पैसे मुझे फंसाने पड़ते, इतने ज्यादा पैसे या तो मुझे उधार लेकर डॉलर खरीद के रखने पड़ते, या अगर अपने पैसों से डॉलर खरीद रहा होता तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला कॉन्सेप्ट आता कि भाई तुमने अपनी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे रोकी हुई है। तो अगर मैं कोई हेजिंग नहीं करता तो ये काम तो नहीं करता। लेकिन मुझे हर वक्त ये डर लगा रहता कि यार आज $1 240 का है,
महंगा ना हो जाए, महंगा ना हो जाए, महंगा ना हो जाए, महंगा ना हो जाए। बहरहाल एक बंदे ने हेजिंग नहीं करी, बहरहाल एक बंदे ने किसी किस्म की कोई हेजिंग नहीं करी। तो अगर उसने कोई हेजिंग नहीं करी तो वो कब तक रुका होगा? वो 30 सितंबर तक रुका होगा। 30 सितंबर को वो मार्केट गया होगा और डॉलर्स खरीदे होंगे, डॉलर्स खरीद कर पेमेंट करी होगी। तो अगर एक बंदा नो हेजिंग, किसी किस्म की कोई हेजिंग नहीं करता, और वो 30 सितंबर को $20,000 खरीदने जाता, तो उसको $1 कितने का मिलता? 290 का मिलता। जो 30 सितंबर वाला स्पॉट रेट है वो अप्लाई होता ना। 30 सितंबर को जाता, एक्सचेंज डीलर के पास, बोलता मुझे डॉलर दो, पेमेंट करनी है। एक्सचेंज डीलर बोलता भाई 290 का $1 है। तो उसको कितने पेमेंट करने पड़ते? 5.8 मिलियन पीकेआर। ठीक है। अब गौर से सुनिएगा, हम हेजिंग करते क्यों है? हम हेजिंग इसी रिस्क से बचने के लिए तो करते हैं। हम हेजिंग इसी खतरे से तो बचने के लिए करते हैं कि जो आज पेमेंट करनी पड़ रही है, अल्लाह ना करे मैं कोई हेजिंग ना करूं और फ्यूचर में इतने ही डॉलर्स खरीदने के लिए मुझे ज्यादा पैसे पे ना करने पड़े। देखिए यहाँ पर इस बंदे ने हेजिंग नहीं करी, तो एक तरह से इसको 1 मिलियन का नुकसान हुआ है। हर डॉलर जो पहले 240 का अवेलेबल था अब 290 पे अवेलेबल है। हर डॉलर इसको 50 रुपए महंगा मिला है। और $20,000 का आप अमाउंट निकाल लें, 1 मिलियन बनता है। बात समझ रहे? हेजिंग ना करने का नुकसान क्या हुआ है? हेजिंग ना करने का नुकसान ये हुआ है कि इस बंदे को 1 मिलियन का नुकसान हुआ है। जो डॉलर्स 4.8 मिलियन में मिल रहे थे, डॉलर्स महंगे होने की वजह से वही डॉलर्स उसको 5.8 मिलियन में मिले। तो इसीलिए कोई भी हेजिंग करता है। अब सर अगर ये फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए हेजिंग करता तो क्या होता? ये अगर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के जरिए हेजिंग करता ना, तो गौर से सुनिएगा कि 1 जून को क्या होता। 1 जून को, 1 जून 2025 वाले दिन ये जाता फ्यूचर्स एक्सचेंज। कहाँ जाता? ये जाता फ्यूचर्स एक्सचेंज। ठीक है। अच्छा, फ्यूचर्स एक्सचेंज एक मार्केट है जहां पर आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को खरीद भी सकते हैं, बेच भी सकते हैं। बाय नाउ करने का मतलब ये है कि एक आप वादा दे रहे हैं कि भाई मैं इस दिन आऊंगा और आपसे $1 इतने रुपए में लूंगा। ठीक है। तो आप क्या करते? आपको इस बात का खतरा था, आपको इस बात का खतरा था कि आज, आज जो डॉलर की वैल्यू है बाद में ये महंगी ना हो जाए। तो आप जाते फ्यूचर्स एक्सचेंज और फ्यूचर एक्सचेंज में जाकर आप कॉन्ट्रैक्ट जो है वो साइन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइज 10,000 रखा है और $20,000 की हमें हेजिंग करवानी है। उन केसेस को भी देखेंगे जिसमें 21,000 19,000 की हेजिंग करवानी हो, लेकिन यहाँ पर चीजें सिंपल रखी है कि आपको $20,000 की हेजिंग करवानी है। $10,000 का एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो आप जाकर और फ्यूचर एक्सचेंज में दो कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर हो जाएंगे। आप फ्यूचर एक्सचेंज में जाकर दो कॉन्ट्रैक्ट्स खरीद लेंगे। एक कॉन्ट्रैक्ट 10,000 पीकेआर का डॉलर्स का है, तो दो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो $20,000 के बन गए। अच्छा, आपने बाई कितने में किया? आपने बाई किया है 250 के रेट पर। ठीक है। आपने बाई किया है 250 पीकेआर के रेट पर। अच्छा, बाई क्यों किया है? बाई इसलिए किया है क्योंकि मुझे पता है कि अगर स्पॉट रेट इंक्रीज हुआ, देखिए फ्यूचर्स की वैल्यू और स्पॉट की वैल्यू सेम डायरेक्शन में मूव होती है। अगर स्पॉट रेट इंक्रीज हुआ, स्पॉट रेट अभी कितना है? स्पॉट रेट 1 जून को 240 है। अगर स्पॉट रेट इंक्रीज हुआ, अगर स्पॉट रेट में इजाफा हुआ, तो फ्यूचर्स की वैल्यू में भी इजाफा होगा। तो फ्यूचर्स की वैल्यू में भी इजाफा होगा। तो अगर मुझे पेमेंट करनी है, डॉलर चाहिए, और पीकेआर 250 पर डॉलर का ये कॉन्ट्रैक्ट अवेलेबल है, तो मैं आज बाय कर लूंगा। बाय नाउ, अभी मैं खरीद लूंगा। फिर क्या करूंगा? बस 1 जून को मैं एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करूंगा और कॉन्ट्रैक्ट में ये होगा कि भाई आप 30 सितंबर को आएंगे और 30 सितंबर को जो है वो आपको 250 के हिसाब से $1 दे दिया जाएगा। ठीक है। फिर मैं 30 सितंबर का इंतजार करूंगा। अच्छा, आइडियली जैसे कि मैंने पहले डिस्कस किया कि फ्यूचर के एक्सचेंज में जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल नहीं होते। खरीदारी और बाय नाउ सेल लेटर या सेल नाउ बाय लेटर का कॉन्सेप्ट चलता है। यानी कि आपने यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट खरीदा था ना 250 में, अब 30 सितंबर वाले दिन ये जो आपने पोजीशन अपनी ओपन करी थी, इसको हम कहते हैं कि हमने पोजीशन ओपन करी है। इस फ्यूचर एक्सचेंज में दोबारा जाओगे,
फ्यूचर एक्सचेंज में जाकर ना इस पोजीशन को क्लोज करोगे, फ्यूचर एक्सचेंज में जाकर इस पोजीशन को क्लोज करोगे, क्लोज करने के लिए यही कॉन्ट्रैक्ट्स बेच दोगे। बिकेंगे कितने के, उस दिन का रेट क्या है, 290 का रेट है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं पोजीशन को क्लोज करना। अब होगा क्या, होगा ये कि अगर आपने एक चीज 250 में खरीदी और 290 में बेची, तो क्या आपको 40 का फायदा नहीं नजर आ रहा? बिल्कुल सर, 40 का फायदा नजर आ रहा है। तो आपको फ्यूचर एक्सचेंज पर बाई नाउ सेल लेटर से 40 का फायदा हुआ, 40 PKR पर $1। आपने दो कॉन्ट्रैक्ट्स करे थे, एक कॉन्ट्रैक्ट $10,000 का था। इसका मतलब फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर, हम ये कहते हैं कि फ्यूचर्स की ट्रेडिंग पर हमें 800,000 का गेन हो रहा। ठीक है, गौर से सुनिएगा। हम ये कहते हैं कि जो फ्यूचर्स की खरीद और फरोख्त है, फ्यूचर एक्सचेंज पर कॉन्ट्रैक्ट्स के खरीदने और बेचने से हमें जो फायदा या नुकसान हुआ, इस केस में 8 लाख का फायदा हुआ। कैसे फायदा हुआ? आपने एक चीज 250 में खरीदी, या आप यूं समझ ले डॉलर कोई एक प्रॉपर्टी है, आपने उसकी 250 में बुकिंग करवा ली। 30 सितंबर वाले दिन वही चीज 290 की हो गई, तो आपने बेच दी। और $10,000 की एक बुकिंग थी, तो आपने दो बुकिंग्स करवाई थी, तो टोटल आपने $20,000 की बुकिंग करवाई थी। हर डॉलर पर 40 का फायदा, तो $20,000 पर 8 लाख PKR का फायदा हुआ। ठीक है, ये कहलाता है गेन ऑन फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेडिंग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के खरीदने और बेचने पर, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की ट्रेडिंग पर 8 लाख का मैंने फायदा कर लिया। मैंने पहले खरीदे थे, बाद में बेचे थे। अच्छा, 30 सितंबर को दूसरा काम क्या होगा? 30 सितंबर को दूसरा काम ये होगा कि जो आपको $20,000 चाहिए थे ना, वो आप खरीद लोगे, और वो आपको स्पॉट मार्केट में उस दिन के स्पॉट रेट पर मिलेंगे। और स्पॉट रेट उस दिन का क्या है? उस दिन का स्पॉट रेट जो है ना, वो 290 है। तो आपको ये $20,000 कितने के मिलेंगे? 5.8 मिलियन PKR के मिलेंगे। ठीक है जी। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरी कॉस्ट है। अच्छा, अब बताएं नेट कॉस्ट क्या हो गई। अगर मैंने ये जो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग भी कर ली, जो मैंने फ्यूचर्स को खरीद और बेच भी लिया, और जो स्पॉट पर मैंने टोटल कमाया, तो मेरा जो नेट आउटकम है ना, वो ये है कि 5.8 मिलियन जेब से गए, 800,000 जेब में आए। यानी कि मुझे जो नेट मेरी जो कॉस्ट पड़ी ना, वो 5 मिलियन है। ठीक है। अगर मैंने हेजिंग नहीं करी होती, अगर मैंने हेजिंग नहीं करी होती, तो मुझे यही $20,000 कितने के पड़ रहे थे? 5.8 मिलियन के पड़ रहे थे। लेकिन जब मैंने ये देखा कि मुझे फ्यूचर में डॉलर्स चाहिए होंगे और डॉलर्स महंगे हो रहे होंगे, तो मैंने बाई नाउ सेल लेटर की स्ट्रेटेजी अपनाई, और फ्यूचर्स एक्सचेंज में जाकर US डॉलर के जो कॉन्ट्रैक्ट्स अवेलेबल थे, वो खरीद लिए। ठीक है। अब देखिए, इस केस को मैंने बड़ा सिंपल रखा था। अच्छा सर, फिर भी अगर हम देखें तो हमें थोड़ा सा नुकसान जरूर हुआ, बिल्कुल। क्योंकि देखें, आपका यहाँ पर अगर आप उसी दिन खरीद लेते ना, तो आपको 4.8 मिलियन के पड़ते हैं। अब ये थोड़ा सा नुकसान हो सकता है, उसकी रीजन ये है कि ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड स्पॉट मार्केट में डॉलर जो है ना, वो 240 से 290 पर गया है, यानी कि ₹50 महंगा हुआ है। और जो फ्यूचर्स मार्केट थी, उस पर 250 से 290, यानी कि ₹40 बढ़े हैं। बात समझ रहे हैं? तो 100% तो आपकी हेजिंग नहीं हुई। आपका जो फ्यूचर एक्सचेंज थी, उस पे $1 पर 40 का फायदा हो रहा है।
और जो स्पॉट मार्केट है उस पर $1 50 महंगा हो रहा है। बहरहाल काफी हद तक आपके लॉसेस जो है वो कवर हो गए। अगर आप हेजिंग नहीं करवाते तो आपको जो चीज 5.8 मिलियन की पड़ती, $20,000 5.8 मिलियन के पड़ते, वही $20,000 आपकी नेट कॉस्ट जो है वो 5 मिलियन में पड़ रहा है। अगर मैं इसको समराइज करूं ना, अगर मैं इस ऊपर वाली चीज को थोड़ा सा समरी में लिख दूं, तो मैं ये लिख सकता हूं कि हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट से हेजिंग इस तरह से करते हैं कि नंबर वन, हम जो है ना वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई कर लेते हैं आज, ठीक है। अच्छा, सेल भी कर सकते हैं, इसके केस पे मैं आऊंगा। लेकिन अभी हमने क्या किया, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाई कर लिया। नंबर टू, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सेल कर देते हैं बाद में बाई भी कर सकते हैं, ये इस पे मैं आऊंगा। लेकिन अभी हमारी स्ट्रेटेजी क्या थी, अभी हमारी स्ट्रेटेजी थी बाय नाउ सेल लेटर, ठीक है। अच्छा, ये बाय वाला काम कब होगा, 1 जून वाले दिन हमारी एग्जाम्पल के हिसाब से। और सेल वाला काम कब होगा, 30 सितंबर हमारी वाली एग्जाम्पल के हिसाब से। सर 30 सितंबर कौन सी डेट कहलाती है, ये कहलाती है ट्रांजेक्शन डेट, जिस दिन हमें वाकई में डॉलर्स चाहिए थे। अच्छा, यहाँ पर बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि यहाँ पर जो ट्रांजैक्शन की डेट थी और जो फ्यूचर्स के एक्सपायरी की डेट थी वो सेम थी। ये डिफरेंट हो तो क्या होगा। फिर बड़ी दूसरी चीज जो यहाँ पर थी वो ये थी कि $20,000 की हेजिंग करवानी थी और एक कॉन्ट्रैक्ट $10,000 का था, तो दो कॉन्ट्रैक्ट्स में $20,000 कवर हो गए। अगर व्हाट इफ कि $21,000 की जरूरत होती और कॉन्ट्रैक्ट साइज $10,000 होते, फिर क्या होता। तो ये बहुत सारे इफ्स एंड बट्स हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कवर होंगे। अभी पहली एग्जाम्पल थी, चीजें सिंपल रखी। दूसरी चीज हमने जो करी ना वो ये करा कि 1 जून वाले दिन हम कहते हैं लीव दी ट्रांजेक्शन एट रिस्क। यानी कि देखिए, हमने स्पॉट में कोई डीलिंग नहीं करी थी। किस दिन, 1 जून को। हमने स्पॉट में जाकर डॉलर्स नहीं खरीदे, हमने फ्यूचर मार्केट से फ्यूचर के कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे, स्पॉट मार्केट में कुछ नहीं किया। चौथी जो चीज करी वो ये है कि ऑन ट्रांजैक्शन डेट परचेज डॉलर्स एट स्पॉट रेट, ठीक है। देखिए, दो चीजें समझ लें, एक है स्पॉट की मार्केट, एक है फ्यूचर की मार्केट। 1 जून वाले दिन हमने स्पॉट की मार्केट में कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमने कहा 30 जून को जाएंगे, 30 सितंबर को जाएंगे, जिस दिन हमें चाहिए डॉलर्स, और स्पॉट रेट पे खरीद लेंगे। लेकिन हम फ्यूचर्स की एक्सचेंज पर गए और 1 जून वाले दिन फ्यूचर्स की एक्सचेंज से हमने डॉलर वाले फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स बाय कर लिए। और फिर 30 सितंबर वाले दिन क्या किया, स्पॉट मार्केट गए, डॉलर खरीद लिए। और फ्यूचर मार्केट गए और हमने जो कॉन्ट्रैक्ट्स खरीदे थे उसकी वैल्यू बढ़ गई थी, उसका गेन रियलाइज करने के लिए उनको बेच दिया। तो ये कुछ बेसिक सी एग्जांपल थी फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, और हमने वो वाला केस देखा कि जिसमें हमें फॉरेन करेंसी में पेमेंट करनी है। इसको बहुत अच्छे से देख लें, बहुत अच्छे से नोट कर लें, अभी बहुत चीज़ें कॉम्प्लेक्स होनी है इसमें। ये बेसिक आपको समझ में आना चाहिए। जो भी हमने डिस्कस किया, चाहे इस वीडियो को 2 बार 3 बार 4 बार देखें, लेकिन दिमाग में चीज़ें बिठाएं कि क्या क्या मैंने क्रिटिकल बातें बीच बीच में बोली, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। थैंक यू।